गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 22 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। वीडियो को एंड तक आराम से देखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करें 22 अक्टूबर के करंट अफेयर को। ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड कप से है। 9th विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह वर्ल्ड कप आयोजित कहां किया गया। तो आपको पता है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में देखिए गृह युद्ध के हालात थे। शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद आईसीसी ने इस विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दिया था। कहां पर शिफ्ट किया था? यूएई में। तो 9th विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हाल ही में यूएई में किया गया। यहां पर विनर रहा है, खिताब जीता है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने। आंसर भी हो जाएगा। फाइनल में इसने साउथ अफ्रीका को हराया है, यह भी याद रखिएगा। तो विनर हो जाती है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम और रनर अप हो जाती है साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम। ठीक है, पहले भी इसी तरीके का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो यहां पर मैंने आपको रेफरेंस दिया है क्वेश्चन का। हम प्रेजेंट में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसकी बात करेंगे। 9th विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 आयोजन कहां किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। यहां पर यह याद रखिएगा कि इस साल ये 9th एडिशन है। कौन सा? 9th। कहां पर आयोजन? संयुक्त अरब अमीरात। विनर कौन रहा? न्यूजीलैंड। और रनर अप कौन रही? साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। यह न्यूजीलैंड का पहला खिताब है, ध्यान रखना। फर्स्ट विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब है न्यूजीलैंड का। अब यह तो बात हो गई 9th एडिशन की। हम 8th एडिशन की बात करें तो यह 2023 में आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया यहां पर विनर था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर ही 8th एडिशन को अपने नाम किया था। देखिए, 9th एडिशन यूएई में आयोजित किया गया। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और विनर कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है, यहां पर रनर अप साउथ अफ्रीका हो गई। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है अमेलिया केर, और यही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला प्लेयर भी बनी है पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका की है लोरा वोल्वाट। ओके, साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है। 223 रन पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अपने नाम किए। ठीक है, एक एक फैक्ट मैंने आपको क्लियर तो कर दिया, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 9th एडिशन 2024 में आयोजन हुआ यूएई में। विनर रही न्यूजीलैंड की महिला टीम और रनर अप रही साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम। ठीक है, आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में की गई थी। सबसे ज्यादा बार इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार अपने नाम किया है, और नेक्स्ट एडिशन जो है वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा 2026 में 10वां एडिशन। ठीक है, आगे आइए। किस देश में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है? तो किस देश ने, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आ रहा है उसका नामकरण किया है? तो दाना तूफान को नाम दिया है, और यह नाम दिया है सऊदी अरब ने। आंसर सी। दाना नाम का एक साइक्लोन स्टॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, एक चक्रवाती तूफान हमें बंगाल की खाड़ी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे नाम दिया है दाना, और नाम दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, देखिए जितने भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आती है ना, उन सभी के बारे में जब भी कोई वॉल्केनो वगैरह फटते हैं तो आपको पता है उस देश में नॉर्मली डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट है।
इसीलिए देखिए आप सभी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लास आपके लिए चल रही है साहू सर की, बायलैंग्वेज क्लास है। काफी सारी एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाता है, यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में स्पेशली हमको ये देखने को मिलता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट की इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। ठीक है, लाइव है, लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हैं, लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये क्लास देखने को मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन चक्रवाती तूफान दाना से है। वैसा ही एक क्वेश्चन देखिए पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में, उस वक्त जो तूफान आया था उससे, है ना। तब भी देखिए नामकरण ही पूछा गया था कि नामकरण किसने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। अभी बंगाल की खाड़ी, अगर हम भारत का मैप देखेंगे दक्षिण भारत का, तो आपको यहां पर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है दाना। ठीक है, चक्रवाती तूफान है दाना, इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। और दाना का एक अरेबिक वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है उदारता। ठीक है, 24 अक्टूबर तक ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तटों से इसके टकराने की संभावना है। 24 अक्टूबर तक उम्मीद की जा रही है कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तटों से टकराएगा। उसके लिए जो भी प्रबंधन है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, देखिए आपके दिमाग में आएगा कि ये नामकरण क्या है, नामकरण कौन करता है, कैसे किया जाता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को सीएपी के तहत एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाता है साइक्लोन्स के नामकरण के लिए। ठीक है, तो साइक्लोन का जो नामकरण है ना, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कुछ देशों की कमेटी बनाई जाती है। हम एशिया और उसके आसपास की बात करें तो एक रीजनल कमेटी बनाई जाती है जिसमें 13 देश शामिल होते हैं। एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों के किसी भी चक्रवात के नामकरण के लिए ये कमेटी है। 13 देश शामिल होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, यमन, है ना। तो ये सारे एशिया के देश अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अब क्या होता है, ये अपने लिस्ट सौंपते हैं। जो भी तूफान का ये नाम रखना चाहते हैं वो एक लिस्ट दे देते हैं प्रॉपर अपने अपने नामों की। उस लिस्ट के आधार पर टन बाय टन तूफान को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सब अब देखिए जो नाम चुनने के नियम है वो कैसे हैं। तो जो नाम देश सजेस्ट कर रहा है ना, वो छोटा होना चाहिए, याद रखने में आसान होना चाहिए। इसके अलावा भाई कोई भी आपत्तिजनक, अपमानजनक वर्ड नहीं होना चाहिए नाम में, किसी के रिलीजन को इफेक्ट करे, कल्चर को प्रभावित करे, है ना, मजाक बनाए, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। जाति वाती ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरीके की सारे देश लिस्ट बनाते हैं और ये सौंप देते हैं। ठीक है, कमेटी हो गई, ये लिस्ट सौंप देगी। अब जो विश्व मौसम संगठन है इस लिस्ट के आधार पर टन बाय टन किसी भी तूफान को नाम देगा। ठीक है ना, तो हर देश साइक्लोन के लिए पहले से ही नामों की एक सूची दे देता है और उसके आधार पर टन बाय टन सीरियल नेम या सीरियल नंबर के आधार पर तूफान को नाम दिया जाता है। अभी जो हम दाना तूफान देख रहे हैं उसको नाम दिया है सऊदी अरब ने। आया कहां है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अभी हाल ही में जो तूफान हमें अलग अलग क्षेत्रों में वर्ल्ड में देखने को मिले, अगर हम उनकी बात करें तो तूफान मिल्टन हमें अटलांटिक ओशियन में देखने को मिला था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, स्पेशली अमेरिका को इसने प्रभावित किया था। तूफान बोरिस मध्य और पूर्वी यूरोप में देखने को मिला। टाइफून यागी आया था प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। वियतनाम और चीन इससे प्रभावित हुए थे, हमने बात की थी। एक चक्रवात असना आया था अरब सागर में, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। ठीक है, और तूफान हेलेन अटलांटिक महासागर में आया था, उत्तरी अमेरिका यूएसए इससे काफी प्रभावित हुआ था। तो ये अदर तूफान है चक्रवाती जो कि हमें कुछ समय पहले अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। तो सारे चक्रवाती तूफानों को याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवाती तूफान दाना, नामकरण किया है सऊदी अरब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, भारत और ओमान के मध्य में। ठीक है, एक नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहर,
पहले भी एग्जाम में एनडीए में देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना चाहिए आपको। इंडिया और ओमान के बीच में 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक गोवा में जो अरेबियन सागर का जो सी कोस्ट है, जो हमारा तटवर्ती इलाका है गोवा में, है ना, अरब सागर का है वो, यहां पर नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर के 14th एडिशन का आयोजन किया गया भारत और ओमान के मध्य में। ठीक है, 2 फेज में इसका आयोजन किया गया था। जो फर्स्ट फेज है ना 13 से 15 अक्टूबर तक, इसको नाम दिया गया पोर्ट फेज या बंदरगाह चरण। सेकेंड फेज 16 से 18 अक्टूबर तक, इसको नाम दिया गया सी फेज या समुद्र चरण। ठीक है, तो यह 2 अलग अलग चरणों में एक साथ ही आयोजित किया गया था। भारत और ओमान की जो नौसेना है उनके मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, आपसी सहयोग बढ़ाना, नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। भारत की ओर से एक तो आईएनएस त्रिकंद और एक डोर्नियर एमपीए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस नेवल एक्सरसाइज में। तो भारत और ओमान के मध्य में आयोजित की जाती है नसीम अल बहर नाम की नेवल एक्सरसाइज। 14th एडिशन है 2024 में। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1993 में। ठीक है, भारत और ओमान के मध्य में। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें इंडिया और ओमान के सशस्त्र बलों के मध्य में, तो देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित होती है दोनों देशों के मध्य में, अल नजाह नाम की। सितंबर 2024 में 5th एडिशन ओमान के सलालाह में आयोजित किया जा चुका है। और एक एयरफोर्स एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है ईस्टर्न ब्रिज के नाम की। सितंबर 2024 में ये ओमान के मसीराह में, वहां का जो उनका सैन्य हवाई अड्डा है, वहां पर आयोजित किया गया था। तो तीनों बता दी मैंने आपको, नेवल एक्सरसाइज हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई और दोनों देशों के मध्य में एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पद की शपथ अक्टूबर 2024 में ली प्राबोवो सुबियांतो ने। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। ठीक है, पहले भी देखिए इनके प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया था, हम 2024 का डेटा याद रखेंगे। अक्टूबर 2024 में प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। इनके पहले अभी तक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो थे। ओके, तो जोको विडोडो का कार्यकाल अभी खत्म हुआ है। वैसे फरवरी 2024 में ही इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन हो चुके थे और वहीं पर जीत हासिल की थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रबोवो सुबियांतो ने। ठीक है, अब इन्होंने पद की शपथ ली है और ये इंडोनेशिया के 8th प्रेसिडेंट बने हैं जोको विडोडो के बाद, 8वें राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया अगर आप देखेंगे यहां पर मैप में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। जकार्ता इसकी कैपिटल है और इंडोनेशियन रुपया यहां की ऑफिशियल करेंसी है, याद रहेगा। और प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये हैं प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के 8वें प्रेसिडेंट। आगे चलेंगे, निम्न में से किसके द्वारा अक्टूबर 2024 में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया? तो 2024 में अक्टूबर मंथ में हाल ही में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन को लॉन्च किया है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी। वैसे ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि इस पोर्टल से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए एक डेटाबेस को तैयार करना, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य ई श्रम पोर्टल का। तो हाल ही में 21 अक्टूबर को यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर हैं उन्हें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ दिलवाना, एक ही जगह पर उन्हें सारी स्कीम्स का लाभ मिल जाए, जबकि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक हैं। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल को। ठीक है, ओके, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये क्या है, ई श्रम पोर्टल क्या है ना, क्यों लॉन्च किया गया। तो असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में अक्टूबर 2024 में यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ेंगे,
चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? तो चर्चा में रही उड़ान योजना शुरू की गई थी 21 अक्टूबर 2016। 2024 में इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए। एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए उड़ान स्कीम को शुरू किया गया था 21 अक्टूबर 2016 में। ठीक है, तो 8 साल पूरे हो गए हैं। भारत के जितने भी छोटे जगह पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, स्मॉल टाउन्स में, रूरल एरियाज में जितने भी लोग हैं, उन्हें हवाई यात्रा से जोड़ने के उद्देश्य से उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लॉन्ग फॉर्म देखें ना तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म है। 2016 में इसे 10 सालों के लिए शुरू किया गया था। एविएशन सेक्टर को बूस्ट देना, मिडिल क्लास के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाना, सस्ता करना उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य। 2016 में 10 साल के लिए शुरू किया गया था, मतलब 2024 में इसको 8 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, जब शुरू किया गया था 2016 में, तो लक्ष्य रखा गया था कि 2026 तक 1000 एयर रूट्स डेवलप किए जाएंगे और 220 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। यह उड़ान स्कीम का उद्देश्य था। 8 साल में हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया? तो स्कीम से भारत में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। पूरे देश भर में 34 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज 34, इनको मिलाकर आपस में कनेक्ट किया गया है एयर रूट के माध्यम से। शुरुआत से अब तक 1.44 करोड़, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ यात्री यात्रा कर चुके हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, बहुत ही सस्ती हवाई यात्रा। ठीक है, उड़ान स्कीम के तहत 2.8 लाख से अधिक उड़ानें संचालित की जा रही है। इससे 1.5 करोड़ यात्रियों को किफायती अफोर्डेबल एयर ट्रेवल का अनुभव प्राप्त हुआ है। उद्देश्य यही था, है ना। भारत के एविएशन सेक्टर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है उड़ान स्कीम के कारण। हवाई अड्डों की संख्या जो कि 2014 में केवल 74 थी, वो 2024 में बढ़कर 157 हो गई है। मतलब 86 नए एयरपोर्ट डेवलप किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 617 जो एयर रूट है नए स्थापित किए गए हैं, जिससे पूरे देश में एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है। तो ऑल ओवर देखिए तो भाई एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिला है। पहले क्या होता था, हवाई जहाज की यात्रा एक जो हायर क्लास होते थे वो कर पाते थे, जिनके पास पैसा होता था, लेकिन आजकल 2000, 1000, 3000 इसमें यात्रा हो जा रही है। तो एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिला है उड़ान योजना के माध्यम से। 8 साल पूरे हुए हैं 2024 में। 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। ओके, आगे आ जाएं। हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। उद्देश्य क्या है? तो obvious सी बात है, पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में सम्मान की भावना डेवलप करना और पुलिस का जो त्याग और समर्पण की भावना है ना, उसे सलाम करना, उसके सम्मान के उद्देश्य से पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोविड में पुलिस ने क्या काम किया है सब जानते है ना। हमारे जान की रक्षा के लिए जिम्मेदार यही है। जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की। तो इनकी स्मृति के लिए पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, सम्मान के लिए। भाई 21 अक्टूबर की डेट को क्यों चुना गया? तो 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग्स, एक जगह है चांग चेनमो रिवर वैली, जो कि एलएसी पर देखने को मिलती है भारत और चाइना बॉर्डर पर, लद्दाख में। यहां पर चाइनीज सोल्जर से लड़ते हुए जो इंडियन पुलिस है उसके 10 जवान उस वक्त शहीद हो गए थे। तो इनकी याद में, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को चुना गया है पुलिस स्मृति दिवस के रूप में। कब? 21 अक्टूबर। आईपीएस अजय कुमार सिंह को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो आईपीएस अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है हाल ही में झारखंड राज्य में। झारखंड के नए डीजीपी बने। झारखंड में अभी तक डीजीपी के पद पर, ठीक है, ये तो झारखंड के हो गए आईपीएस अजय कुमार सिंह। अभी तक झारखंड के डीजीपी के पद पर इनके पहले अनुराग गुप्ता थे, लेकिन
आपको पता है आचार संहिता लग गई है और काफी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स नेशनल इलेक्शन कमीशन को आई होगी, तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने हटाने का आदेश दिया था अनुराग गुप्ता को। तो अब इनके स्थान पर झारखंड के नए आईपीएस ऑफिसर नियुक्त किए गए अजय कुमार सिंह। ठीक है, झारखंड के नए डीजीपी कौन? अजय कुमार सिंह। ठीक है, 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए आगे आ जाएं। निम्न में से किसे इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में अभ्युदय जिंदल को। आंसर डी, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भारत के व्यापारी और कंपनियों का एक समूह है। इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भारत में जो व्यापार है और जो कंपनीज है उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की होती है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है, जो कि जिंदल स्टेनलेस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में इनके पहले अध्यक्ष अमेय प्रभु थे, इनका स्थान लिया है किसने? अभ्युदय जिंदल ने। इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की बात करें तो भारत में एक प्रमुख उद्योग और वाणिज्यिक संगठन है। भारत में जो इंडस्ट्री है, जो व्यापार है, उसका एक संघ है। 1925 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, भारतीय उद्योग व्यापारी और जो कॉमर्स है उस क्षेत्र को बढ़ावा देना और इनके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की होती है। हेडक्वार्टर हमें कोलकाता में ही देखने को मिलता है क्योंकि स्थापना कोलकाता में की गई थी 1925 में। अध्यक्ष कौन बने नए? अभ्युदय जिंदल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? तो अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ, क्योंकि देखिए 8 साल पूरे हुए हैं उड़ान स्कीम को, तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है और यह हमें देखने को मिलता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 स्टेट के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इस 7 एयरपोर्ट में से 3 एयरपोर्ट तो नए बनाए और 4 पुराने एयरपोर्ट थे जिनको रिनोवेट किया गया है। तो जो 3 नए बने हैं वो कौन कौन से हैं जिनका इनॉग्रेशन किया गया? तो एक अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिलेगा, और सरसावा सहारनपुर एयरपोर्ट जो कि देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये तीनों एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर 21 अक्टूबर 2024 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से देखिए, एमसीक्यू फॉर्म में फटाफट हम रिवीजन करेंगे, डिटेल हम कल के सेशन में पढ़ चुके थे। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा रूस के कजान में। पढ़ा था। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2024 में किसने कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो हमने जीते हैं 4 मेडल। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर हैं? चौथे क्रिकेटर हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया? ए मुराली की अध्यक्षता में। एसीसी T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ओमान में। किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्न इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है नारायण मूर्ति को। निम्न में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश बना है? तो यह है जमैका।
और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर हैं जिनके हमने आंसर लिए हैं, रिवीजन किया है। अब आज के जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उसके आंसर ले लें। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी 1774 में, 1774। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट, है ना। और कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई को वापस देते हैं वो है रिवर्स रेपो। सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नाम से जाना जाता है। आंसर मिल गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।